अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। पिछले हफ्ते आपने देखा मकबूजा कश्मीर जैसे अहम मसले के ऊपर भी पार्लियामान के अंदर वो कोहीजन, वो यूनिटी नहीं नज़र आई। बदकिस्मती से भांत भांत की बोलियां थीं, अपनी तकारीर थीं, बहुत से इल्ज़ामात थे। कभी अपोजिशन प्रेजेंट थी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे एंड वाइस वर्सा, जो एक सितम ज़रीफ़ी है क्योंकि 8.5 घंटे का एक सेशन भारत में तसलसल से जारी रहता है और उनके वज़ीर आज़म, तमाम मिनिस्टर्स, तमाम अपोजिशन 8.5 घंटे ऐवान में मौजूद रहते हैं। मगर ये माहौल अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में नहीं देखते। गो के वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ को दीवार से लगाया हुआ है। दैट बीइंग सेड, हम ये भी देख रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन में तनाव की तो एक कैफियत है, मगर अब ये कब तक बरकरार रहेगी अगर कश्मीर जैसे अहम मसले के ऊपर भी हमआंगी नहीं पैदा हो सकती या नहीं गुरेज किया जा सकता पर्सनल अटैक से या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या उम्मीद रखी जाए? अब आने वाले दिनों में मौलाना साहब की एहतजाजी मुहिम है वो तो जारी हैं, मगर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक किस्म का स्टेलमेट दिखाई दे रहा है। ताहाल मुतहर्रिक दिखाई नहीं दे रही है जमात। एक्सपेक्ट क्या किया जाए? जब से सेनेट का इलेक्शन हुआ है तब से एक रिफ्ट दिखाई दे रही है अपोजिशन के अंदर भी। अगर ये कहा जाए कि इत्तेहाद जो है वो बिखरता दिखाई दे रहा है, ये भी गलत ना होगा। आने वाले दिनों में किस तरह हिज़्ब इख्तिलाफ़ अपने आप को री इन्वेंट करेगी, रिवाइव करेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि एपीसी से अगर एक ठोस बात निकली थी तो वो सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली थी। शायद आसान हदफ था, नंबर थे, कोशिश ये थी कि ये अचीव कर लिया जाए तो वो परसेप्शन दिखाई देगी कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ मुत्तहिद है, मजबूत है और इट मीन्स बिजनेस, मगर ऐसा नहीं है। तो अब दिस पॉइंट फॉरवर्ड एक्सपेक्ट क्या किया जाए, किस तरह ये जो दूरियां पैदा हो गई हैं इनको ब्रिज किया जाएगा? ये भी जहन में रखें कि पीपल्स पार्टी ने अपने तय एक कमेटी तो बना ली है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि किस ने डिट्रैक्ट किया है, मगर PMLN को ये ड्रामाबाजी लग रही है। ख्वाजा आसिफ साहब भी ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ ड्रामाबाजी है, इंक्लूडिंग द रेजिग्नेशन जो इस्तीफ़े दिए हैं। अगर इतनी बदएतमादी है तो फिर क्या वाकई इज़ देयर एनी होप फॉर द ऑपोजिशन, या ये समझा जाए जो डेडलाइन मौलाना साहब ने दी है 31 अगस्त की, ये डेडलाइन जो है वो शायद मौलाना साहब की अपनी ही रह जाएगी? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शेख वकास साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वंस अगैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सलीम बुखारी साहब, काशिफ अब्बासी साहब, अगैन सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, आप सबका खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। बताइएगा कि ये ऑपोजिशन जो है इसके इत्तेहाद का शिराजा बिखर गया है, मुश्किल है, अब एक मुश्किल के अंदर है ये, या आपको लग रहा है कि ये इतना बड़ा अगर ईद के बाद देखें जो दमादम मस्कल अंदर करना था बिलावल साहब ने, पहले अब्बा जान गिरफ्तार हुए, फिर कामयाबी से बजट पास हुआ, उसके बाद सेनेट का चेयरमैन के ऊपर भी सुबकी खानी पड़ गई, तो आप ऑपोजिशन को अभी किस पोजीशन में देख रहे हैं? मेरा ख्याल है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कश्मीर का इशू होगी। बाकी चीज़ें शायद बैक बर्नर पर चली जाएं, क्योंकि जो कुछ भी फैसले किए हैं अपना कमेटी ने, उसके उन फैसलों में इतनी जान नहीं है, उस पर लोग कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि वो ऐसे किस्म के फैसले हैं। बहुत बड़ा वाक़या था कश्मीर का, एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हम बरसा बरस लड़ते रहे, और हमने 3 जंगें लड़ी थी, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका इंतहाई इम्पॉर्टेंट और पिवटल वो पॉइंट था, वही हमने लूज़ कर दिया, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियां हैं वो तो मौजूद इसलिए रहेंगी कि अगर जब PTI चली जाएगी, PTI यहाँ पे कोई सारी उम्र के लिए नहीं आई, जब PTI चली जाएगी तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान मुकाबला होगा, दैट विल बी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। PTI जब चली जाएगी से क्या मुराद है? यू मीन वन डे दे हैव टू गो। इस मुल्क में किसी के पास सारी उम्र का कोई वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। एक और जो एज फैक्टर है, इमरान खान का जो एज फैक्टर है, नवाज शरीफ का जो एज फैक्टर है, आसिफ ज़रदारी का, आप लोग सारे जो तबसा निगार हैं इस एज फैक्टर को भूल जाते हैं। ये तीनों के तीनों अब इस काबिल नहीं रहेंगे बाय द नेक्स्ट इलेक्शन कि ये कुछ डिलीवर कर सकें। ये ज़हनी तौर पे ही, मतलब आज मैं कुछ दोस्तों को कहना तो नहीं चाहता, हाथ भी कांपने लग गए हैं, दिल की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो 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 हकीकत हैं। दे विल नॉट बी एबल टू मैनेज। इमरान जब निकल जाएगा इस सारी पॉलिटिक्स से, तो इमरान की पार्टी में तो आदमी कोई नहीं है
जो 1 घंटे के लिए भी पीटीआई के झंडे के नीचे खड़ा हो, आप देखिएगा कैसे जाते हैं। ये तो नवाज लीग और असद जरदारी तो 1 साल से खड़े रह गए ना इनके लोग, और इमरान के लोग तो 1 दिन या 2 दिन, ज़्यादा हफ्ता 2 हफ्ते कह लें कि रह लेंगे, वरना वो नहीं रहेंगे। तो एक नई लीडरशिप ने इमर्ज करना है। उस लीडरशिप के दरमियान एक बहुत आप बाज़ का बहुत बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो जो बॉडी लैंग्वेज मैं देख रहा हूँ मरियम की और बिलावल की, मुझे तो बड़ी वो पॉजिटिव नज़र आती है। ही इज़ फ्रॉम सिंध, शी इज़ फ्रॉम पंजाब, एंड देयर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव। नहीं, मैं तो बल्कि आई विल टेक इट अ स्टेप फर्दर। और मुझे इलेक्शन से पहले भी, पिछले जब से बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव हुए हैं सियासत में, और एक प्लेग्ड जमात थी पीपल्स पार्टी करप्शन की परसेप्शन से, तो ये जिक्र होता था कि किस तरह जमात को रीइन्वेंट करेंगे। ही हैज़ टू बी इमेजिनेटिव, ही हैज़ टू बी करिज्मेटिक। मगर इलेक्शन ऑनवर्ड्स, ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड ऑनवर्ड्स और अब तक मुझे लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट दिखाई है, विच हैज़ बीन फिनोमिनल। सो बिलावल के लिए, हाँ, अभी आप देख लें ना, ये पिछले दिनों जब कश्मीर का इशू आया था तो पार्लियामेंट के में जो तकरीर की गई, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस टू द पॉइंट, एब्सोल्युटली, इवन हिज मेडन स्पीच। मगर सर एक सेकंड, ये अब जितनी भी उनकी बाकमाल मेडन स्पीच हो, जितनी भी बाकमाल तकरीर हो, बिलावल की, मरियम बीबी का जितना भी करिश्मा हो लोगों को इकट्ठा करने का, द फैक्ट रिमेन्स के यही दो, अगर ये कहा जाए कि सेनेट इलेक्शंस के बाद सबसे बड़ी सुक्की इन्हीं दो को ही है, इस फेलियर के अंदर, सेनेट इलेक्शंस के अंदर, not being able to get the right numbers, being over optimistic। बिल्कुल, I will explain this failure। ये फेलियर हमारी माशरती घटियापन का नतीजा है। मुआशरती घटियापन, बट लेट मी टेक इट फ्रॉम देयर सर। नहीं, प्लीज एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट इट ना। जब आपको कहा गया खड़े हो जाओ तो आप 64 थे, आप बैठ जाते, ना खड़े होते। खड़े आप 64 हुए, और वहां से चलते चलते जब बैलेट बक्स पे गए आप गायब हो गए। ये अखलाकियात है सियासत में पाकिस्तान के अंदर। ये वो हाउस के मेंबर हैं जो हमारा सबसे बड़ा ऐवान है, तो इसलिए मैंने लफ्ज़ ये घटियापन इस्तेमाल किया। इफ्तिखार साहब, नो ये बिल्कुल हज़्फ नहीं होगा, डोंट वरी। मगर एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद बुखारी साहब, वकास साहब को, काशिफ वासी साहब को भी इंक्लूड करेंगे। जो मुआशरती घटियापन है, मसला ये है कि इसकी जिम्मेदारी किसी एक जमात के ऊपर तो डाली नहीं जा सकती। जो किसी एक जमात का ज़मीर जागना दूसरी जमात के लिए ज़मीर बिकने के मुतरादिफ है इस मुल्क के अंदर, एंड दे ऑल डू द सेम थिंग। सो इट्स द क्वेश्चन इज़ नॉट सीक्रेट बैलेटिंग है कि नहीं, इट डजंट सूट अस। शायद मुआशरती एतबार से हमें सूट नहीं करती, इधर ज़मीर बिक जाते हैं, जागते नहीं हैं। मगर एक वक्फे के बाद बात करेंगे कि अब ये ऑपोजिशन का इत्तेहाद जो है, इसको रेस्क्यू कौन करेगा, कैसे करेगा, एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। बुखारी साहब, ये मुआशरती घटियापन का जिक्र किया इफ्तिखार साहब ने, एंड आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट सर। डिबेट इसके ऊपर नहीं है, डिबेट इसके ऊपर है कि व्हाट नाउ, अब किस तरह अपने आप को रेस्क्यू करेगी, वापस री इन्वेंट करेगी, रिवाइव करेगी ऑपोजिशन। बहुत शुक्रिया महर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया गुफ्तगू करने का। इफ्तिखार साहब की बात को चैलेंज तो मैं करना नहीं चाहता, ना वो चैलेंज हो सकती है, इसलिए कि उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत सियासी ऊंच नीच उन्होंने खुद देखी हुई है। लेकिन जहाँ तक हमारी अपोजिशन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से उसके APC के होने से लेके और सेनेट के इलेक्शन तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे टुकड़े बखड़े हो चुके हुए हैं। APC में क्या कुछ हुआ वो मेरे ख्याल से रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब चाहते थे कि वो मज़हब के नाम पे एक एजिटेशन की बुनियाद रखें, जिसमें बिलावल साहब राज़ी नहीं हुए। फिर उसके बाद और बहुत सी बातें, अगर आपको अंदर की कहानी का पता चले तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफाक़ राय नहीं था। फिर 25 जुलाई की जो यानी ब्लैक डे की कॉल थी, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से सारी पार्टियाँ जो हैं ऑन बोर्ड नहीं हैं। और 25 जुलाई आपके सामने गुजर गया है, क्या हुआ उस दिन, जलसे 4 हो गए, ठीक है, लेकिन हर आदमी अपना अपना जलसा कर रहा था। मौलाना साहब ने भी 2 जलसों से खिताब किया, इसलिए कि उन्हें अपनी कुव्वत भी दिखानी थी। तो अब आने वाले वक्त में इस इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है, मेरे ख्याल से आवाज़ें तो ऑलरेडी निकल रही हैं। आपने मीडिया देखा होगा, आपने पार्लियामेंट के अंदर होने वाली गुफ्तगू भी सुनी है, जुमलाबाजी एक दूसरे के ऊपर शुरू है। तो मुझे बहुत इस बात पर तशवीश है
कि क्या ये अपोजिशन जो एक हुई थी एक वक्त में, ये अब मज़ीद सस्टेन कर पाएगी इसको कि नहीं कर पाएगी। हालात हमारे इर्द गिर्द अंदरूनी तौर पर इस तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं कि हर पार्टी अल्टीमेटली अपने मुफाद के नाम पर अपना अलहदा एक बांग्लादेश या कह लीजिए अपना एक अलहदा तमाशा लगाएगी। तो मुझे तो ये बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं, विच आई पर्सनली कंसिडर कि अगर एक मुल्क के अंदर एक अपोजिशन स्ट्रॉन्ग ना हो तो रूलर जो है वो दे गेट ए फ्री हैंड। तो मुझे तो आने वाले दिनों में इसके मजीद हिस्से बखरे होते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यानी कि बड़े वैलिड पॉइंट वकास साहब, वो पिछले दौरे हुकूमत में भी एक डिवाइडेड ऑपोजिशन गिव रिलेटिवली फ्रीयर हैंड टू द गवर्नमेंट। अब यही देख रहे हैं कि अब ये हिज़्ब इख्तिलाफ भी ख़तरा नहीं रही है इस हुकूमत के लिए। एंड कीप इन माइंड के जरदारी साहब की एक मुबैन अहम मुलाकात मलिक रियाज से भी हुई है, उसके किस्से भी कुछ लिखे जा रहे हैं, बात भी हो रही है अंडरस्टैंडिंग की सेनेटर्स के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब की भी, जरदारी साहब की भी, बट नॉट विद स्टैंडिंग कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई नहीं। मगर पीपल्स पार्टी कहती है ड्रामाबाजी है सारी, नून लीग कहती है ड्रामाबाजी है जो पीपल्स पार्टी इन्वेस्टिगेशन करा रही है, कमेटियां बना रही है, रेजोल्यूशंस ले रही है। देखें, बात ये है जी कि अगर इसको बड़ी उस तनाजुर में हम देख लें तो मैं ये समझता हूँ कि इस अपोजिशन का पहले दिन से कोई स्टेटस ऐसा नहीं था कि हुकूमत के लिए कोई ख़ास थ्रेट होता है। हम जिस वज़ीर से बात करते थे, जिस दोस्त से बात करते थे, चाहे वो सूबे में होता था चाहे वो वफाक में होता था, कि जनाब आप तो मुईशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, आपने फ़लाँ कर दिया, वो हमें ये कहते थे कि नहीं, हमने नहीं जाना, हमारा वो पंजाबी में कहते हैं ना, किला हमारा बड़ा मजबूत है। तो इस हुकूमत का एक किला बड़ा मजबूत। अब ये जो अपोजिशन है ये रिएक्ट कैसे करेगी और डिवाइडेड क्यों रहेगी और कब तक रहेगी। मैंने इस संजरानी के इलेक्शन से पहले भी एक जगह पे इसी तरह तबसरे में चंद दोस्तों के साथ ये कहा कि जब तक इन दोनों की थ्रैशिंग एक जैसी होती रहेगी, PMLN की और पीपल्स पार्टी की, तो ये मजबूरन एक दूसरे के साथ रहेंगे। जैसे हुकूमत इनकी थ्रैशिंग कम करेगी तो कोई एक घर फौरी उसके साथ बैठने को तैयार हो जाएगा, जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक इल्ज़ाम लगाया। ये फार्मूला आखिर तक चलेगा और ये ऐसे ही चलेगा। तो मेरा थोड़ा सा तजर्बा नून लीग के हवाले से भी है। मैं पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में वज़ीर भी रहा मुस्लिम लीग का। मुझे जरदारी साहब का बड़ा अंदाज़ा है कि जरदारी साहब बड़े अंडरस्टैंडिंग वाले आदमी हैं, और वो इस हवाले से आप देख लेना कि मोहतरमा के दौर में एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी फ़ौज तक के नारे लगते होते थे और हुकूमत के ख़िलाफ़ वो करती थी, मगर फिर भी जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ता था वो बैठ जाती थी। जिस वक्त जरदारी साहब ने उन्होंने हुकूमत संभाला और पीपल्स पार्टी को संभाला तो वो सारा नैरेटिव इन्होंने चेंज कर दिया। उनकी ऐसी यारियाँ दोस्तियाँ उन्होंने इदारों से और उन लोगों से हो गई जिनको शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में एक आम चैनल के हवाले से शायद रिकगनाइज़ भी ना करती, और उन्होंने वो सारा नैरेटिव मिजाज पीपल्स पार्टी का चेंज कर दिया। बिलावल भुट्टो बेचारे अच्छे नौजवान हैं, इनका शायद मुस्तकबिल भी होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। वो अपनी वालदा वाला मिजाज वापस पीपल्स पार्टी में इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अगर वो होगा तो उनका सर्वाइवल ऑल ब्लीक हो जाएगा। अभी जो उनके वालिद की पॉलिसी है वो है सर्वाइव करवाने वाली। क्या ये बाय द वे, क्योंकि आप इतने करीब से जानते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो बिलावल चाह रहे थे सेनेट चेयरमैन की तब्दीली से, मुमकिन है कि वालिद साहब को ना समझ आ रही हो ये बात, या उनको कोई बेहतर रास्ता नज़र आ रहा हो? उनको बेहतर रास्ता नज़र आया, उन्होंने बेहतर रास्ता लिया। मैं ख्वाजा आसिफ की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अक्सरियत इन 14 लोगों में से कह रहे हैं कि PMLN के वो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो शहबाज शरीफ साहब। इसमें तो अब 14 की सारी 14 तो पीपल्स पार्टी ने देने भी नहीं थे, मगर चंद बंदे आगे पीछे करते थे। दैट इटसेल्फ इज इररिलेवेंट। कितना मौजज़ा कि वो सलीम मांडी वाला भी बच गया, ऊपर से संजरानी भी बच गया। अजीब बात है ना, 36 से वो 34 हो गए, उधर से 36, ये सारा। सो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि ये सारे कहीं ना कहीं कुशन तलाश करते हैं। काशिफ, ये बताइएगा कि मरीम बीबी के आपने कश्मीर के इशू से डे वन से उनकी ट्वीट्स भी देखे, उनका मौक़िफ़ भी देखा, मगर दैट बीइंग सेड उन्होंने हर बात के ऊपर ये इशारा किया कि इमरान खान ने बेचा है हमें, इमरान खान ने इन अदर वर्ड्स गद्दारी की है, कश्मीर कॉज के ऊपर लूज़ आउट कर दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद का मैं इंटरव्यू कर रही थी, उस पर उनसे जब ये मैंने पूछा कि एक ऐसी सिचुएशन में जब एक कौमी मसला है, इतना बड़ा क्राइसिस है हुकूमत को भी और इट्स सबके लिए क्राइसिस है बहैसियत कौम, इज़ दिस इन गुड टेस्ट
तो उनका ये बड़ा दो टोक कहना था, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम टू रिप्ले इट, कि अब यू कांट ब्लेम हर, अब वालिद उनके बाप हैं अंदर, अभी पाबंद सलासल है। सो जब एक कश्मीर कॉज भी बॉयल डाउन हो जाता है टू वालिद साहब बीइंग इन जेल, या इट बॉयल्स डाउन टू दैट, और फिर आपने ऐवान के अंदर भी देखा ऑपोजिशन का भी रवैया, हुकूमत का भी, डज दैट मीन के एंड ऑफ द डे हम कौमी मसाइल पे भी एक नहीं हो सकते? या वो बड़े इश्यूज जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब शुरू में एटलीस्ट जब धरना था उनके खिलाफ, उन्होंने पार्लियामान से स्ट्रेंथ ली, पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया, मिसाक जमहूरियत की बातें हुई, सिस्टम की बातें हुई, हम उससे भी आगे निकल गए। देयर इज नो सिस्टम राइट नाउ, बस अपनी चमड़ी है। लेकिन जब तक सर्वाइवल की लड़ाई होगी, जो कि ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं, दोनों के बाबे अंदर हैं इस वक्त, अगर इफेक्टिवली तो दोनों अंदर हैं, तो दोनों की पहली कोशिश है हमारा बाबा किस तरह बाहर निकला है। तो जब इनका जब भी आपने कहा ना हदाफ अचीव करने का, हदफ क्या है? हदफ अगर तो ये हो कि हमने इस मुल्क की जमहूरियत ठीक करनी है, तो उसका रास्ता बड़ा डिफरेंट है। अगर आपने इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है, इस मुल्क के इदारे ठीक करने हैं, इस मुल्क की जमहूरियत को सही मानों में जमहूरियत बनाना है, तो उसका तो रास्ता ही कुछ और है। ये तो हर पार्टी कोशिश में रहती है कि हमें डील किस तरह मिलेगी और बेस्ट डील टेबल पे आएगी कैसे। ये सारी कोशिश तो बेस्ट डील लेने की है, ज़्यादा पीछे नहीं जाते। ठीक बात। बलोचिस्तान की हुकूमत गिराई किसने मिलकर गिराई? संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट किसने बनाया? जिस वक्त ये पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती कि हमसे गलती हो गई। देखें, कोई ऐसी जमात जो 2 साल पहले बनी हो, जो इस प्रोसेस से ना गुजरी हो, पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉज देखें, पीपल्स पार्टी मार्शल लॉ से लड़ी है, वो ये गलतियां नहीं कर सकती। ये गलती नहीं होती, ये चॉइस होती है। दे मेक दैट चॉइस। जिसको डील मिलेगी, बेहतर डील मिलेगी, वो डील करेगा। इनमें से किसी को ना जमहूरियत के लिए कुछ करना है इस मुल्क में, ना ये बालादस्ती है जमहूरियत की और ट्रू डेमोक्रेसी इस पाकिस्तान में लाने की बात है। देखिए, ये फिटेस्ट की लड़ाई है। मुझे किसी मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम आदमी ने कहा जी मियाँ साहब को बाहर निकाल दें पर 5 साल पूरे कर लें, हमें तो कोई एतराज नहीं। आपको पहली तकरीरें याद है, जो पहली असेंबली के अंदर पहली तकरीरें क्या की थी जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, मुस्लिम लीग नून की तरफ से? आप अपना टाइम पूरा करें, हमें कोई एतराज नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे हुकूमत को। आप हमसे ये मिसाक करें, वो करें, सानू ना छेड़ो। हमें जब अंदर जाने शुरू हुए सारे मामले, उसके बाद पोजीशनें बदलनी शुरू हुई हैं। यही अगर दूसरी तरफ बाहर निकलने शुरू हुए, फिर पोजीशनें बदलनी शुरू हुई। सो इफ्तिखार साहब, फिर इन द मीन टाइम तो अगर ऐड कर वन जुमला, वो जो आपने मोहतरमा का कहा ना, वो कश्मीर की ट्वीट और जिस हवाले से, अब क्या उसपे अब्दुल बासित ने भी उन्हें कहा कि आप ये मिलन का दौरे हुकूमत और कश्मीर कॉज पे कमिटमेंट काशिफ से एग्री करते हुए, क्या वालिद साहब का इशू जो है वो कश्मीर कॉज से भी बड़ा हो गया है? क्या कश्मीर कॉज छोटा हो गया है? That was very unbecoming of a Pakistani leader, especially in this. 3-4 जुमले इसमें ऐड कर रहे थे। आपको ये नहीं करना चाहिए था। मोहतरमा मरियम साहिबा ने बड़ी इस पे बेहिसी वाली बात की है। कश्मीर के लिए तो लोग अपने बाप और बच्चे कुर्बान कर रहे हैं। ये वो टाइम था कि इमरान खान को सपोर्ट की ज़रूरत है, पाकिस्तान को सपोर्ट की ज़रूरत है। आई हैव 110 इख्तलाफात विद इमरान खान, आई माइट नॉट लाइक हिम, बट इस वक्त हमें शहबाज शरीफ ने ठीक किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट में उसने ठीक किया। देखिए, दूसरा चीज ऐड कर लें। देखिए, मैं इस मुल्क की पॉलिटिक्स, हम सारे मेरे जितने दोस्त बैठे हैं बहुत अरसे से, साल से सारे देख रहे हैं। हमारा ख्याल तो, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स जो हुई, इश्यूज को मेरिट पर इस्तेमाल करने की बजाय सियासत के लिए इस्तेमाल कर, और वो जब हुकूमत में आए तो पहले कुछ महीने तो यही चलता रहा, सर आप तो IMF पे ये कहते थे, आप तो ये करते थे, हम नहीं सीख रहे, हम आज भी वही सियासत कर रहे हैं। यानी आपकी सियासत नहीं बदल रही, इस मुल्क की सियासत वही है जो पिछले 25 साल में। यानी आप एक इशू देखें, कहें कि इस पे हुकूमत मुखालिफ पोजीशन क्या है, ये वाली ये ले लो, ये फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने दौर में क्या पोजीशन लेते हैं। अगर सियासत वही है इफ्तिखार साहब, तो फिर फॉर्मूला भी पुराना है, डिवाइड एंड रूल का, जिस तरह आप देख रहे हैं। मसला सर ये है कि माजी में भी 2016 में इमरान खान ने भी जॉइंट सेशन का बॉयकॉट किया। तो आज बदकिस्मती से जब एक हमआहंगी होनी चाहिए कि भाई एक विजन सामने आए, तो अभी भी ताने कसे जा रहे हैं कि किसके दौरे हुकूमत में कश्मीर कॉज कितना डायलूटेड था, कौन हुर्रियत लीडर से नहीं मिला भारत जाके, किसने ऊफा गूफअप किया, किसने टेररिज्म को तरजीह दी बट केवर्ड भूल गया। तो यानी कि ये तो बाकी फिर इन अहम इश्यूज के ऊपर भी अगर हम बटे हुए हैं, देयर इज नो आउट, इससे तो हम नहीं निकलेंगे। डिवाइड एंड रूल पे ये सिस्टम चलना है। देखिए, जहाँ तक कश्मीर का तल्लक है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है सबसे ज़्यादा कमज़ोरी आपके जो मोहतरम लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी है। उनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता था। अमेरिका में उनको इस्तेमाल किया गया एज ए फैसिलिटेटर, वो अपने मकासद के लिए, कि उनका मकसद है कि अफ़गानिस्तान में कुछ हालात बेहतर हो जाएं ताकि वहाँ से वो निकल सकें और ट्रंप को अगले इलेक्शनों में फ़ायदा पहुँचे। यू हैव बीन यूज्ड ओवर देयर वेरी बैडली। यानी मैं हैरान हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पे। जो ख़बरें 2 फरवरी के महीने से चल रही थी,
और जो ख़बरें अमेरिका को भी इल्म था इस वाक़े से जो हुआ कश्मीर के बारे में, 48 आवर्स पहले इल्म था, हमारे ज़हीन तरीन प्राइम मिनिस्टर जिसके पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी अच्छी टीम है, उसको इल्म में नहीं था। हमारी ढांचा ही नहीं काम कर रहा ना, हमारी मुझे भी कुछ कहने दीजिए ना भाई, इतनी बातें मैंने सुननी जी जी। तो हमारा भी हक बनता ना कुछ, हम भी इसमें न्योंदरा पाइए। बात यह है कि जिस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का ये हाल उसको पता ही नहीं हो उस फॉरेन ऑफिस को कि अगर ये इवेंचुअलिटी होगी तो हमने क्या करना है। मोदी कोई नया आदमी नहीं था इनके लिए। मोदी गया दाढ़ी समेत भूख हड़ताल पे बैठ गया 11-12 साल पहले इसी 370 के खिलाफ। फिर मोदी गया अपना ऑक्युपाइड टेरिटरी में, वहाँ पर जाके तिरंगा लहराता रहा, सड़कों के ऊपर लोगों से मार खाता रहा। फिर उसने अपने इलेक्शन कैंपेन में छुपाया नहीं आपसे, ये तो अगर नहीं पता था इमरान खान को और इमरान खान के फॉरेन मिनिस्टर को और हमारे फॉरेन ऑफिस को, उसको नहीं पता था, तो मुझे अफसोस है। उन्होंने तहरीरी तौर पर कहा कि हम ये करने जा रहे हैं। तो आप इसके खातून की बात कर रही हैं, मरियम की ट्वीट के बारे में, क्या ज्वाइंट सेशन में हुआ? कौन सा ऐसा नेशनलिज्म ज्वाइंट सेशन से बाहर आया? वी हैव लॉस्ट द नेशनलिज्म। दिस कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इन 4 प्रोविंसेस वेरी बैडली। और जो इंतखाबात हैं पिछले, आप उनके नतीजे देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज सिमट के रह गई हैं सूबों में। और ये इस मनसूबाबंदी के बारे में कोई बात नहीं आप में से करता। इस मनसूबाबंदी को ज़ेर बहस लाते हैं कि जनाब 14 वोट क्यों गए, क्योंकि जरदारी अपने आप को बचाना चाहता है, इसलिए जरदारी संजरानी को लेके आया किसी ताकत के कहने पर। अब उसी ताकत को दोबारा खुश करने के लिए, कुछ रियायतें लेने के लिए आसिफ जरदारी ने वही खेल किया। हम ये बातें तो करते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे कि वे डू स्टैंड एज ए नेशन, एज ए फेडरेशन। I'm afraid. सर लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ, बुखारी साहब फील फ्री टू जंप इन। आई वाज जस्ट गोइंग टू कम टू यू नेशनलिज्म के सवाल के साथ। आकाश वांट्स टू ऐड समथिंग। देखिए, मैं पिछले 40 साल की सियासत देखें, 2 पार्टी सिस्टम से पिछले 10 साल में तकरीबन ये मुल्क 3 पार्टीज की तरफ गया। आप कह रहे हैं कि सारे सुकड़ गए। मैं देखें, पीपल्स पार्टी तो पहले ही ये सबको पता था कि महदूद हो गई है सुबह सिंध तक, और वो अपनी गवर्नेंस और अपनी पॉलिटिक्स की वजह से महदूद हुई है। उसमें आप अगर ये कहें कि किसी ने किरदार अदा किया तो सबसे बड़ा किरदार तो जरदारी साहब का होगा। जिस तरह 2008 से 13 तक ये पार्टी रन हुई है, जिस तरह इन्होंने, आप अगर ये कहें कि इसको जबरदस्ती पंजाब से निकाला गया, पीपल्स पार्टी का गया हुआ वोट पीटीआई की तरफ गया ना जी। मुस्लिम लीग नून का कम वोट टूटा है, ज्यादा वोट तो पीपल्स पार्टी का, जो पीपल्स पार्टी का वोटर था वो उधर चला गया। और वो इलेक्शन से पहले नजर आ रहा है सबको, 2013 के इलेक्शन से पहले नजर आ रहा है। काशिफ आप जस्टिफाई कर रहे हो। एक सेकंड जस्टिफाई नहीं कहा सर, ये मैं आपको एक हकीकत है। नहीं यार, मुझे प्लीज लेट मी पुट इट। आप वोटों की तकसीम कैसे हुई और क्यों हुई पे बात कर रहे हैं ना, मैं इससे मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरी फेडरेशन जो है वो लॉस ऑफ नेशनलिज्म, लॉस ऑफ नेशनलिज्म, टोटल नेशनलिज्म। गुजारिश है, आई एम विद यू, आई एम विद यू, ठीक है। गुजारिश है बुखारी साहब, आप इत्तफाक करते हैं? गुजारिश यह है कि हम थोड़ा सा मौजू से हट गए हैं। मेरे ख्याल से अगर हम वापस आए, इन पार्टियों की हिस्ट्री से हम में से कौन वाकिफ नहीं है, किसने किस वक्त क्या किया, सारे ही इस हमाम में नंगे हैं। देखना यह है, नेशनल क्राइसिस हुआ जिससे हमारे कायदे आज़म ने कहा कि ये जगुलर वेन है, हमारी शहरग है, उसके ऊपर हमने अपोजिशन समेत हुकूमत ने क्या स्टांस लिया जब ये सूरत हाल हमारे सामने आई। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हमारी पूरी हुकूमत, हमारी पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क, दे फेल्ड टू गेज एंड असेस कि व्हाट इज इंडिया एट, अनलेस कि उन्होंने वहां पर 38,000 फौजी उतार दिए और तब हमें सूझा कि अब हमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास करना चाहिए। पहली बात तो ये है। और बुखारी साहब, इसमें एक चीज ऐड कर दूं, में भी जब उन्होंने उतार दिए तब भी गवर्नमेंट का कैलकुलेशन ये था कि मोदी कुछ नहीं करेगा। महीने से ज्यादा अरसे से इंडिया की लीडरशिप ने, परमानेंट 5 मेंबर जो हैं, उनकी लीडरशिप को, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को यह बता दिया था कि हम क्या करने जा रहे हैं। मुझे बताइए अब
नहीं, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। ऑपोजिशन तो अब किसी को नहीं इधर दिखाई दे रही, किस तरह रीइन्वेंट करेगी, छोड़ दें इस बात को। क्या मौलाना साहब को 31 अगस्त की मार्च कॉल टू टेक डाउन द गवर्नमेंट कॉल ऑफ कर देनी चाहिए? और आयरॉनिक बात यह है कि फॉर द बेटर हाफ ऑफ 2 डेकेड्स जिसने कश्मीर कॉज को ओन किया है और उसके ऊपर एंजॉय किए हैं पर्क्स और प्रिविलेजेस, आज कहीं उनका जिक्र नहीं है, उनका कोई बयान नहीं है, ना उनकी कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी जा रही हैं। आखिरी वो मुतहर्रिक क्वेटा के अंदर हुकूमत गिराने के ऊपर ही हुए थे, मगर क्या इज दिस नॉट द नीड ऑफ द आवर कि ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के एजेंडे को छोड़ दे और सिर्फ यूनिटी दिखाए इस इशू के हवाले से? एक गवर्नमेंट जो एक नेशनल क्राइसिस फेस कर रही है, इसका ज्यादातर इन्हिसार जो है वो हुकूमत के रवैये पर है। हुकूमती लीडरान या उनके जो वुज़रा हैं या उनके जो स्पोक्स पर्सन है, जिस तरह आज सुबह हो रहा था वहां पर नेशनल पार्लियामेंट के सेशन में, अगर आपको याद हो फवाद चौधरी ने क्या किया, फिर मुशाहिदुल्लाह ने क्या किया। जी। अगर ये लड़ाइयां इसी तरह लड़ती रहेंगी तो आप ये तवक्को ना कीजिए कि हम किसी भी नेशनल इशू के ऊपर एज ए नेशन इकट्ठे खड़े होंगे। जहां तक मौलाना के मार्च का ताल्लुक है, वो रिलीजियस बेस के ऊपर आ रहे हैं, और अब ये कश्मीर का वाकया होने के बाद उनको इनपुट मिलेगी, उनकी पजीराई ज्यादा होगी। मैं इंतहाई जिम्मेदारी से आपको ये कह रहा हूं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आपको लग रहा है बरक्स और हवा मिलेगी अब उनके 31 अगस्त की डेडलाइन को? बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। देखें, बात ये है, मैं ये समझता हूँ बुखारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। एक अजीब व गरीब किस्म की बेहयाई जो है ना, उसने प्रिवेल करना शुरू कर दिया पीटीआई के इस रजीम के अंदर। एक तो वो केसेस हैं जो आपके सामने हैं, बड़े केसेस हैं, मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं, नैब उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कहीं एफआईए ने पकड़ा हुआ है, कहीं पे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो चल रहे हैं आपकी नज़रों के सामने। एक सेकंड केडर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर लोगों को टारगेट करके तंग किया जा रहा है। लीडर का काम होता है सबको लेके चलना, और ख़ुसूसन इस किस्म के डायर कौन से जो टाइम्स होते हैं, मुश्किल हालात होते हैं, उसमें लीडर की कैपेसिटी टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर, दैट्स व्हाट मेक्स लीडर। अच्छी तकरीरें तो आप बैठ के किसी एक्टर से करवा लें जितनी मर्जी। अब जिस वक्त इमरान खान की पार्टी के लोग पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर महकमे में, हर सूबे में लोगों को जलील करेंगे, विक्टिमाइज करेंगे, तो ये नेशनल इशू पे किसी ने कहानियों पे इनके साथ कोई नहीं, दे शुड नॉट एक्सपेक्ट जैसा ये किसी से बिहेव करेंगे वैसा वो मिलेगा इनको। ये लोगों के एट द एंड ऑफ द डे बड़े पैटी वो होते हैं, अपनी कौम को भी गेज करेंगे, पल्ले क्या है उसके बाद बात करें ना। ये तो नगमों से तो काम नहीं साहब अकेले हुकूमत मुखालिफ तहरीक लॉन्च करने की पोजीशन में हैं, और यू अग्री के कॉल ऑफ करना शायद जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदाराना होगा, मगर ये करेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कश्मीर इशू इतना दूर जाना है, कश्मीर इशू जो है वो आगे, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं इस पे कहना चाहता। मुझे नहीं पता कि डेट ऑफ अनाउंसमेंट इस प्रोग्राम की क्या है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके रेजोल्यूशन आज हुआ है अभी, वो तो बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही कमज़ोर तरीन रेजोल्यूशन है। उसमें कहा है कि 14 अगस्त को हम यौम पाकिस्तान बड़ी जोश व खरोश से मनाएंगे, और वो तो हो सर 31 अगस्त को मौलाना साहब ने कंटिन्यू करना है या नहीं करना? यार एक मिनट बात तो सुन लो ना, हर चीज की रिलेशनशिप है। मौलाना हवा में नहीं खड़ा, मौलाना एक मजहबी पूरे ग्रोह को रिप्रेजेंट करता है, और वो मजहबी ग्रोह कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर की जहाद और कश्मीर के लिए लहू देने वाले लोगों पर मुश्तमिल है। बिल्कुल। जब वो करेगा तो उसमें आप उसको एडिड स्ट्रेंथ देंगे। इख्तिलाफ है सर, आपको इख्तिलाफ हो, आपको इख्तिलाफ हो यार, मैं जो बात जानता हूँ ना, मैं आपसे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दो ग्रोह अफगानिस्तान और कश्मीर वाले हैं, वो उनका मसलकी इख्तिलाफ है, वो मुख्तलिफ ग्रोह हैं दोनों। कश्मीर वाले हैं नहीं, कश्मीर वाले रोटियां खाने वाले थे, और वकास मौलाना साहब कश्मीर अफगानिस्तान वाले ने, और वकास को ज्यादा पता है कौन अफगानिस्तान वाला है, कौन वकास को मारना चाहता है, कौन वकास के साथ है। इस बहस में मत जाओ प्लीज। आपका सवाल है मौलाना के बारे में, मेरा ख्याल है मौलाना ज्यादा मजमा इकट्ठा करने की पोजीशन में है। एक बात वकास से बहुत इंपॉर्टेंट कही है यार, अगर आप महल्ले की सतह पर लोगों से पंगे लेने लग जाओ, हर किस्म की तैनाती तुम खुद करो, तो यार फिर तुम्हारा इतराज क्या है अपने नवाज शरीफ पर या आसिफ पर? जितनी तैनातियां अब हुई हैं इस वक्त तक, हाँ वो 16वें ग्रेड की है, 17वें की है, 18वें की है, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, उनकी लिस्ट तो लेके आओ। ठीक है सर, मेरा लाइव शो होना है तो मैं चाह रही हूँ आप रैप अप कर दें।
जी जी सर। रैप अप क्या करना है? देखिए मेरा ख्याल है शुड ही कॉल ऑफ द 31st लॉन्ग मार्च डेडलाइन आप खत्म करते हैं अभी। देखिए ये यूनिटी की जरूरत है। मौलाना साहब अकेले बंदे तो निकाल सकते हैं, पर मौलाना साहब के पास इतना सियासी वजन हुकूमत गिरा सके, उसके लिए बाकी ऑपोजिशन का उनके साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। अब जो हालात मुझे असेंबली के सेशन में या जॉइंट सेशन में नजर आए, लगता है कि इस इशू को ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करेगी कि ये इनका फेलियर है, ये मिल गए थे, इन्होंने सौदेबाजी की है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से कश्मीर हाथ से निकला। अगर ये लेकर तमाम ऑपोजिशन सड़कों पे आ जाए, फिर हुकूमत को मुश्किल पड़ सकती है। फिर मौलाना साहब अच्छी लाइन दी है काशिफ, उनको बहुत अच्छी लाइन है ये। एलओसी में आने वाले दिनों में मजीद आप देख रहे हैं कि दर्जा हरारत बढ़ेगा। एक्सपेक्टेड। हम तो आज की बात कर रहे हैं, अगर हालात खराब हुए फिर तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अगर तो हालात किसी ऐसी तरह खत्म हो जानी चाहिए, अगर मोबिलाइजेशन की तरफ गया मामला, बट मौलाना में ये भी फंकारी हो सकती है, वो भी अपने हक में इस्तेमाल करें। देखें, मौलाना एक सियासतदानों में सबसे समझदार तरीन आदमी है जो हर जगह पे अपनी स्पेस बनाना जानते हैं। ये जो स्पेस होगा ना 31 के दरमियान का, वो उसको अपने लिए बड़ा स्मार्टली इस्तेमाल करें, कर लेंगे। चाहे वो इदारों के साथ नेगोशिएट करें, चाहे हुकूमत के साथ नेगोशिएट करें, चाहे वो जो सुबकी है जो उनकी वजह से सारी अपोजिशन को उठाना पड़ी, चाहे उसमें कोई थोड़ा सा बेहतरी आए, तो वो इस टाइम का लेवरेज इस्तेमाल करेंगे एंड इवेंचुअली कॉल इट ऑफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।